तो हेलो गाइस, आज हम लोग स्लैंग द गॉड के लास्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये एपिसोड थोड़ा सा लेट हो गया है, मगर मैं इसे फुल डिटेल के साथ एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप लोगों को भी इसमें मजा आए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस लास्ट एपिसोड को। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि लिंफी उस स्नेक गर्ल के साथ फाइट कर रहा होता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि उसकी मदद करने के लिए वहाँ पर की हैंग आ जाता है। की हैंग को स्नेक्स के बारे में बहुत कुछ मालूम होता है और वो लिंफी को बताता है कि ये लड़की असल में एक इल्यूजनल आर्ट का इस्तेमाल कर रही है, जिससे ये तुम्हें कंफ्यूज कर रही है। असल में हमें इसके इल्यूजन को तोड़ना है, तो हमें इसकी 3 रियल आइज को डिस्ट्रॉय करना होगा। और इसके लिए वो अपने चूहों की मदद लेते हुए उन सारी की सारी आइज को ढूंढ लेता है और एक एक करके उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके साथ वो लड़की बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो जाती है। मगर अभी भी उसमें इतनी ताकत थी कि वो लिंफी को हरा सकती थी। पर दूसरी तरफ लिंफी गॉडेस ऑफ नाइट और किंग ऑफ एंजल की पावर को एक साथ ही यूज करते हुए एक जोरदार स्प्लैश अटैक करता है, जो कि उस लड़की को चारों शाने चित कर देता है। मगर उसके साथ ही हम देखते हैं कि उस लड़की के मुंह से एक फिगर निकलता है, जो कि लिंफी को जाकर हिट करता है और उसकी एनर्जी लिंफी की बॉडी में चली जाती है, जिससे लिंफी की सारी पावर्स चली जाती हैं। ये देखकर किएंग उससे कहता है कि लिंफी तुम्हें फौरन से अपनी फैमिली के पास जाना चाहिए। और अगले सीन में हमें लिंफी के भाई को दिखाया जाता है। वो अपने स्कूल में बैठा हुआ होता है और उसके दोस्त उससे कहते हैं कि हमने सुना है कि तुम ये स्कूल छोड़ रहे हो और तुम्हारा भाई भी आर्मी छोड़कर वापस आने वाला है, तो भला तुम लोग कौन से स्कूल में एडमिशन लोगे। मगर यांग जियान कहता है कि मैं कुछ भी नहीं जानता, मेरा भाई वो ज्यादा बात नहीं करता। जब मैंने फर्स्ट टाइम उसे देखा था तब से ही मैं समझ गया था कि मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जान पाऊंगा, क्योंकि वो बहुत ही कम बोलता है। और अगले सीन में हमें दोबारा से लिंफी को दिखाया जाता है। वो उस कर्स एनर्जी की वजह से बुरी तरह से इंजर्ड हो गया था और उसकी सारी पावर सील हो चुकी थी। और इस तरफ हमें दिखाया जाता है कि किंग शेन अभी भी उसी लाइटनिंग गॉड के हाथों पिट रहा होता है। उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी होती है और वो लाइटनिंग गॉड उसे लाइटनिंग के झटके देते हुए कहता है कि तुम लोगों ने जो रास्ता चुना है उसके लिए तुम्हें सजा मिलेगी। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि किंग शेन अचानक से एक चुटकी बजाने वाला होता है कि अचानक वो लाइटनिंग गॉड एक एनर्जी अटैक की वजह से पीछे जा गिरता है और कहता है कि ये क्या, यहाँ पर एक 4th रियलम का वॉरियर है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पर चीफ को। वो किंग शेन से कहता है कि तुम अपनी रियल एबिलिटीज की वजह से कुछ ज्यादा ही एरोगेंट हो रहे हो। मगर किंग शेन उससे कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और इस तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो लाइटनिंग गॉड उसे देखकर कहता है कि तुम भी मेरे सामने कुछ भी नहीं। ये कहते ही वो फिर से लाइटनिंग एनर्जी को अपने हाथों से कंट्रोल करते हुए सीधा चीफ पर हमला कर देता है। और हम देखते हैं कि चीफ किंग शेन से कहता है कि इसे मैं होल्ड करता हूँ, तुम लोग जाओ। ये कहते ही वो अपनी एनर्जी के जरिए उस लाइटनिंग को पूरी तरह से रोक लेता है और फिर वो किंग शेन से कहता है कि तुम्हें फौरन से क्रॉस रिवर ब्रिज में जाना होगा, तुम वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर सकते हो। ये सुनकर किंग शेन वहाँ से जाने लगता है और दूसरी तरफ वो लाइटनिंग गॉड हवा में ऊपर आ जाता है और फिर चीफ पर हमला करने के लिए दोबारा से अपनी लाइटनिंग एनर्जी जनरेट करना शुरू कर देता है। और इस तरफ जूनियर सोल्जर से कहता है कि तुम दोनों यहाँ पर खड़े होके मुझे चीयर अप करो, क्योंकि मैं आज तुम लोगों को कुछ प्रैक्टिकली सिखाने वाला हूँ। ये कहने के बाद चीफ तेजी से आगे बढ़ते हुए उस लाइटनिंग गॉड से जाकर टकराता है और इस तरफ बायली साओयुन दोनों ही उसे चीयर अप कर रहे होते हैं। और दूसरी तरफ हम लोग कैप्टन को देखते हैं, जो कि पानी में नीचे गहराइयों में जा रहा होता है। अचानक उसके अंदर मौजूद उस बॉक्स में हलचल होती है, जिसकी वजह से उसके अंदर एक नई सी जान आ जाती है और वो पानी से निकलते ही हाउशेन पर टूट पड़ता है और उस पर एक के बाद एक सोड अटैक किए जाता है। ये देखते हुए हाउशेन उससे कहता है कि तुम्हारी लाइफ बिल्कुल बेकार है, तुम अभी भी पूरी पावर का यूज नहीं कर पा रहे। ये कहते हुए हाउशेन कैप्टन को थोड़ा सा इंजर्ड कर देता है और उसके ब्लड ड्रॉप्स को नीडल्स में कन्वर्ट करते हुए उसकी तरफ थ्रो करता है। तो हम देखते हैं कि अचानक से एक फायर अराउंड नीडल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, क्योंकि वहाँ पर होंग जी आ गई थी, जो कि बहुत ही फास्ट स्पीड के साथ आते ही हाउशेन को पीछे धकेल देती है और उस पर अपने स्पीयर के जरिए एक जोरदार फायर एनर्जी अटैक करती है। और फिर देखते ही देखते वहाँ पर नाइट वॉच की टीम इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। वो सब लोग एक जगह आकर खड़े हो जाते हैं और हाउशेन अब बिल्कुल अकेला पड़ गया होता है। और फिर कैप्टन अपनी टीम से कहता है कि चलो हमें अपना ये मिशन कंप्लीट करना है। ये कहने के साथ ही वो सब के सब एक साथ ही हाउशेन पर टूट पड़ते हैं। वो सब के सब बारी बारी उस पर हमला कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ वो शूटर दूर से खड़े होकर उस पर गोलियां चला रहा होता है। मगर हाउशेन अकेले ही उन सब लोगों
लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से डील कर रहा था, मगर उसे वार करने का मौका नहीं मिल रहा था। वो सिर्फ और सिर्फ खुद को डिफेंड कर रहा था। वो सब के सब बहुत ही ज्यादा स्किलफुल वॉरियर्स थे, इसीलिए वो हाउ शेन को कोई भी मौका नहीं देते कि वो उन लोगों पर पलटवार कर सके। अगर वो एक वॉरियर को मारने की कोशिश करता तो वहाँ पर दूसरा वॉरियर आकर उसके अटैक को रोकते हुए उस पर काउंटर अटैक कर देता, जिसकी वजह से हाउ शेन बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस गया था। इतने में वो शूटर उस पर एक बड़े से रॉकेट से हमला कर देता है, मगर हाउ शेन उससे बाल बाल बच जाता है और इतने में शाओनान उसे पकड़कर सीधा बर्फ को तोड़ते हुए पानी के अंदर चला जाता है और वहाँ पर एक जोरदार धमाका करता है। ये देखकर सब लोग बिल्कुल डर से गए थे, मगर हम देखते हैं कि शाओनान अभी भी जिंदा होता है और वो पानी से बाहर आ जाता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि हाउ शेन के पास एक छोटा सा हेयर क्लिप आ जाता है जो कि उसकी गर्लफ्रेंड का था। उसे देखते ही उसके अंदर एक नई सी एनर्जी आ जाती है और वो अपनी मून पावर को एक्टिवेट कर देता है, जिससे वहाँ पर मौजूद सारा का सारा पानी हवा में ऊपर जाने लगता है। और देखते ही देखते हाउ शेन जैसे ऊपर आता है तो वो उन लोगों से कहता है कि असल में तुम सब लोग एक साथ मिलकर मुकाबला कर रहे हो, मगर फिर भी तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि मुझे अपनी असल पावर शो करनी चाहिए। ये कहने के साथ वो हवा में ऊपर जाते ही सीधा मून की तरफ देखता है और मून की पावर को फौरन से एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे वहाँ पर हर जगह तूफान आना शुरू हो जाता है। बहुत तेज हवाएं चलना शुरू होती हैं और एक बहुत बड़ा टोर्नेडो क्रिएट हो जाता है। और हाउ शेन उन लोगों से कहता है कि हम लोग काफी लंबे टाइम से इस तूफान को यहाँ पर लाने का इंतजार कर रहे थे। आज तुम सब लोग पूरे चेंगनान सिटी को बर्बाद होते हुए देखोगे। ये देखकर वो सब लोग कहते हैं कि हाउ शेन वो एक स्ट्रॉम आई को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। अगर वो स्ट्रॉम आई क्रिएट हो गई तो फिर सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि कैप्टन बिल्कुल सीरियस हो जाता है और अपनी पावर को बढ़ाते हुए फौरन से अपने अंदर से एक स्पिरिट को समन करता है और उसके साथ बहुत ही तेजी से आगे बढ़ता है। मगर दूसरी तरफ हाउ शेन बिल्कुल रिलैक्स होकर ऊपर ही मौजूद था और इस तरफ होंग जी जैसे आगे बढ़ने की कोशिश करती है तो शाओनान उसे रोक देता है और कहता है कि हम इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकते। कैप्टन इस वक्त अपनी पावर को बढ़ाते जा रहे हैं और हम लोग देखते हैं कि कैप्टन जैसे ही जाकर अपनी सोर्स के साथ हमला करता है तो हाउ शेन उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर क्योंकि वो अपना एक ही हाथ यूज कर रहा था तो इसलिए उसे काफी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। और इस तरफ हमें दिखाया जाता है किंग शेन ऊपर एक बिल्डिंग की तरफ चढ़ रहा होता है, मगर इस तरफ हाउ शेन फिर कैप्टन से कहता है कि अगर वो आई ऑफ स्ट्रॉम एक मर्तबा क्रिएट हो गई तो फिर ये शहर पूरा का पूरा बर्बाद हो जाएगा। अगर तुम इस शहर को नहीं बचा सकते तो फिर तुम लिंसी को कैसे बचाओगे। ये सुनते ही कैप्टन गुस्से में उस पर वार करते हुए पीछे चला जाता है और फिर अपनी चेन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसे चारों तरफ से जकड़ लेता है, मगर हाउ शेन अपनी पावर की मदद से उन चेन्स के टुकड़े टुकड़े कर देता है और मून एनर्जी को हवा में ऊपर थ्रो करता है, जिससे वो स्ट्रॉम और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और उसकी विंड्स इतनी ज्यादा तेज हो जाती है कि वो सब के सब वहाँ से दूर चले जाते हैं। ये देखकर कैप्टन और भी ज्यादा भड़क जाता है और वो कहता है कि अब लगता है मुझे बस अब एक ही मर्तबा मौका मिलेगा। ये कहते ही वो अपनी फुल पावर्स को एक्टिवेट कर देता है और हम देखते हैं कि उसके पीछे वो स्पिरिट आ जाती है और वो उस स्पिरिट के साथ बहुत ही तेजी से ऊपर की तरफ जाने लगता है। और हाउ शेन उससे कहता है कि तुम्हारी तबाही तुम्हारे सामने खड़ी हुई है, सिर्फ तुम अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। इतने में वो देखता है कि किंग शेन वहाँ पर ऊपर चढ़ आया है, जिस पर वो भी काफी हैरान होते हैं कि ये यहाँ पर कैसे आ गया। वो ऊपर आते ही कहता है कि मैंने पहले भी कहा था कि मुझे हल्के में मत लिया करो, चलो अब इस एयर प्रेशर को मैं खुद हैंडल करता हूँ। ये कहने के साथ ही वो हवा में अपना हाथ ले रहता है और एक चुटकी बजाता है, जिससे वहाँ पे मौजूद जितना भी एयर प्रेशर होता है वो सारा का सारा खत्म हो जाता है, जैसे कि वहाँ पर कोई तूफान था ही नहीं। ये देखकर हाउ शेन भी बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है और कैप्टन मौके का फायदा उठाते हुए अपनी दोनों सोर्स के साथ उस पर हमला करते ही उसका काम तमाम करके रख देता है। और फिर कैप्टन अपनी स्पिरिट को वापस से उसी बॉक्स के अंदर लॉक कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाउ शेन एक अटैक के बाद बिल्कुल बूढ़ा हो गया था, उसके बाल सफेद हो गए थे और वो बिल्कुल वीक लग रहा था। वो अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में कहता है कि मैं तुम्हें आखिरी मर्तबा देखना चाहता था। फौरन से घुटनों के बल बैठ जाता है, मगर फिर कैप्टन उसके पास आता है और उससे कहता है कि तुम घबराओ मत। दूसरी तरफ हमें उसकी गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है, वो अपने पेरेंट्स के घर में आ गई थी। और इस तरफ हमें दिखाया जाता है कि लिंसी की आंट यंग जियन के साथ टीवी देख रही होती है। इतने में वो छोटा सा पपी एक गन का ट्रिगर लेकर आ जाता है, जिस पर वो आंट भी हैरान होती है कि ये तुम कहाँ से लेकर आ रहे हो। और इस तरफ हमें दिखाया जाता है कि इंस्ट्रक्टर युआन ने उस लाइटनिंग गॉड को हरा दिया होता है, जिसके बाद वो उन लोगों से पूछता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो।
तो बाइले और साओयुन दोनों कहते हैं कि हमें आप गलत मत समझिएगा, हम लोग यहाँ पर खुद से नहीं आए, प्लीज हमारी बात का यकीन कीजिए, हम लोग ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। और इस तरफ हाउशेन कैप्टन से कहता है कि फाइनली इस कहानी का कोई तो अंत हुआ। वो कैप्टन से कहता है कि ये हेयर क्लिप मेरी उस गर्लफ्रेंड तक पहुंचा देना। मगर कैप्टन कहता है कि तुम बेफिक्र हो जाओ, हमारी टीम फौरन से यहाँ पर पहुंचने वाली है। और अचानक से फिर उन लोगों को एक जोरदार झटका सा फील होता है, जैसे कि वहाँ पर कोई अर्थक्वेक आया हो। अचानक से पूरे शहर की लाइट चली जाती है और हम लोग दोबारा से एविल चर्च के उसी मास्टर को देखते हैं। वो कहता है कि मेरे इन दोनों डॉग से बेहतर यही है कि मैं ये नया वाला डॉग रख लूं, ये काफी ज्यादा इफेक्टिव होगा क्योंकि इसके अंदर अभी भी कर्स एनर्जी मौजूद है। अगर ये डिस्ट्रॉय हो जाता है तो फिर सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये कहने के बाद हमें फिर वहाँ पर कुछ क्रो बर्ड्स को दिखाया जाता है और इस तरफ आंट और यांग जियान दोनों ही कोई चीज ढूंढ रहे होते हैं। आंट कहती है कि मुझे अच्छे से याद था, मैंने वो चीज यहीं पर ही रखी थी। और उसी जगह हम लोग बाहर गली में देखते हैं कुछ लोग रिपेयरिंग का काम कर रहे होते हैं। मगर अचानक से वो सब के सब अपने सामान को छोड़कर अपने असली रूप में आ जाते हैं और हमें पता चलता है कि वो सारे के सारे प्रोफेशनल किलर्स हैं। और लिंसी भागते हुए उन लोगों की तरफ जा रहा होता है। वो सब के सब असल में लिंसी की फैमिली को मारने के लिए जा रहे थे और लिंसी बहुत ही तेजी के साथ आ रहा था, मगर क्योंकि उसके पास अब कोई पावर्स नहीं थी तो इसलिए उसे अब नॉर्मल ह्यूमंस की तरह दौड़ना पड़ रहा था। और इस तरफ उसकी फैमिली को ये पता भी नहीं था कि उन्हें मारने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं। मगर इतने में यांग जियान वहाँ पर एक कैंडल जलाता है और कहता है कि मुझे ये चीज मिल गई है। मगर आंट कहती है कि आज तो नए साल का दिन है, आज ये लाइट क्यों चली गई है। और इतने में रेडियो में एक अनाउंसमेंट होती है और उन्हें बताया जाता है कि टेक्निकल खराबी की वजह से आज लाइट चली गई है, मगर इसकी रिपेयरिंग का काम चल रहा है। तब तक आप लोग न्यू ईयर की सेलिब्रेशन के बारे में हमारे रेडियो चैनल के साथ जुड़े रहे। आप लोगों की लाइट बहुत जल्द आप लोगों के शहर में आ जाएगी। और इस तरफ लिंसी भागते भागते अचानक से एक गाड़ी से टकराने ही वाला होता है, मगर वो बाल बाल बचकर फिर से आगे की तरफ भागना शुरू कर देता है। जैसे ही वो अपने घर के बिल्कुल पास पहुंचता है तो वो देखता है कि वो सब लोग उसके घर की तरफ जा रहे थे, मगर अचानक लिंसी को देखते ही वहीं पर ही रुक जाते हैं और लिंसी अपनी पीठ पे मौजूद बॉक्स को नीचे फेंक देता है और उसके अंदर से 2 सोर्स बाहर निकालता है। ये देखते ही वो सब के सब फिर लिंसी की तरफ हमला करने के लिए आते हैं तो लिंसी अपनी सोर्स लेते ही तेजी से उन लोगों की तरफ भागना शुरू कर देता है और हम देखते हैं कि इस तरह उनके बीच में एक घमासान की लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें लिंसी अपने सोर्ड स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए उन लोगों का मुकाबला करने की कोशिश करता है। मगर क्योंकि वो एक नॉर्मल इंसान है तो इसलिए बाकी के लोग उससे ज्यादा ताकतवर होते हैं। वो अकेले ही उन लोगों का मुकाबला करने की कोशिश कर रहा था, मगर क्योंकि वो सब लोग कंबाइन अटैक कर रहे थे तो इसलिए लिंसी को उनसे लड़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। यहाँ तक कि वो लोग लिंसी को बहुत ही बुरी तरह से मारना शुरू कर देते हैं। वो एक बंदे से खुद को बचाता है तो फिर दूसरा बंदा उस पर हमला करता है। इसी तरह वो लिंसी की पीठ पर एक छुरे से वार भी करते हैं, जिससे वो काफी हर्ट होता है और वो लोग उसे एक जोरदार लात मारकर उठाकर दूर फेंक देते हैं। और इस तरफ हमें दिखाया जाता है कि लिंसी की आंट उसे कॉल करने का सोच रही होती है ताकि वो उसे न्यू ईयर की मुबारकबाद दे सके। और दूसरी तरफ लिंसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ था, मगर वो दोबारा से अपनी सोर्स उठाता है और दोबारा से उनके साथ फाइट करना शुरू करता है। इतने में अचानक उसका मोबाइल बजना शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ लिंसी जैसे ही मोबाइल की तरफ देखता है तो अचानक एक वॉरियर उसे एक जोर से लात मारता है तो उसका मोबाइल उससे दूर जा गिरता है। और इस तरफ आंट को लगा कि शायद लिंसी वो ज्यादा बिजी है इसीलिए वो उसकी कॉल नहीं उठा रहा, पर अचानक से उसकी कॉल होल्ड पर आ जाती है, जिस पर वो आंट कहती है कि लगता है कि वो किसी काम में बिजी है, मगर हम लोग थोड़ा सा इंतजार करते हैं। इस तरफ हम देखते हैं कि लिंसी उन लोगों के साथ मुकाबला करने की कोशिश कर रहा होता है और वो लोग उसके आंट के घर के बिल्कुल बाहर मौजूद थे। लिंसी फौरन से अपनी सोर्ड को दोबारा से उठाता है और एक वॉरियर पर एक बहुत ही जोरदार अटैक करता है, जिससे वो वॉरियर भी बिल्कुल हिल कर रह जाता है और लिंसी अपनी सोर्ड के जरिए उसके चाकू के टुकड़े टुकड़े कर देता है। इसी तरह फिर वो दूसरे वॉरियर पर हमला करते हुए उसके अटैक को रोकता है और उसका भी काम तमाम कर देता है। इसी तरह वो तीसरे वॉरियर को भी अपनी सोर्ड अटैक के साथ पूरी तरह से खत्म करके रख देता है। और हम देखते हैं कि एक वॉरियर अपना नाइफ उसकी तरफ थ्रो करता है तो लिंसी खुद को बचाने की कोशिश करता है, मगर पीछे से एक वॉरियर चेन के जरिए उसका गला दबाने की कोशिश करता है और उसे घसीटते हुए पीछे लेकर जा रहा था। ये देखकर लिंसी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि उसकी सांस बंद हो रही
गई थी और उसे वो पीछे वाला बंदा छोड़ भी नहीं रहा था। ये देखते ही फिर वहाँ पे मौजूद एक वॉरियर लिनफी को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ने लगता है तो लिनफी उसे एक जोर से लात मारकर दूर फेंक देता है, मगर वो पीछे वाला वॉरियर अभी भी उसे नहीं छोड़ रहा था। ये देखते ही लिनफी अपनी सोट से उसके मुंह पर एक के बाद एक वार करना शुरू करता है, जिसकी वजह से वो वॉरियर उसे छोड़ने पर मजबूर हो जाता है और लिनफी एक के बाद एक बंदे की धुलाई करना शुरू कर देता है। वो वहाँ पे मौजूद जितने भी वॉरियर थे उन सबको बहुत ही बुरी तरह से पछाड़ता है। बस सिर्फ एक गंजा वॉरियर अकेला रह गया था। वो वॉरियर लिनफी पर वार करने के लिए आगे बढ़ता है तो लिनफी अपनी सोट से उस पर वार करता है, जिसे वो बंदा उस चेन के जरिए पकड़ लेता है और अपना डेगर उसकी तरफ थ्रो करता है तो लिनफी उससे खुद को बचा लेता है। मगर जैसे ही लिनफी उस पर फिर से वार करने की कोशिश करता है तो वो अपने वेपन के जरिए दोबारा से उस सोट को पकड़ लेता है। ये देखते ही लिनफी फिर उस सोट को अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से वो वॉरियर भी उसकी तरफ खींचा चला आता है और लिनफी अपनी सोट उसकी बॉडी के आर पार कर देता है और एक पंच के साथ उसे उठाकर दूर फेंक देता है। मगर वो अभी भी यहाँ पर रुकने वाला नहीं था, उसके अंदर अभी भी गुस्सा मौजूद था। लिनफी अपना गुस्सा निकालने के लिए उस वॉरियर को एक के बाद एक पंच मारना शुरू कर देता है, मगर अचानक वो वॉरियर हंसना शुरू कर देता है, जिस पर लिनफी को भी हैरानी होती है क्योंकि वो वॉरियर अपनी बॉडी को सेल्फ डिस्ट्रक्शन के साथ उड़ाने वाला था। वो लिनफी को फौरन से पकड़ लेता है और इस तरफ लिनफी की आंट अभी भी काल पर होती है। इतने में अचानक वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है तो लिनफी की आंट को फील होता है कि किसी ने कॉल रिसीव की है। वो लिनफी का नाम पुकारती है तो सामने से कोई भी जवाब नहीं आता, जिस पर वो उससे दोबारा से कहती है कि तुम मेरी बात सुन रहे हो। तो लिनफी की इस मर्तबा भी कोई आवाज नहीं सुनाई देती और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि उस ब्लास्ट की वजह से वहाँ पर आग लग गई थी और वो वॉरियर पूरी तरह से खत्म हो गया था, मगर लिनफी एक जगह बैठा हुआ पाया जाता है। वो अभी भी जिंदा था और उसके हाथ में वो मोबाइल होता है। उसने कॉल रिसीव कर ली थी मगर उसकी सांस फूली हुई थी। वो अपनी सांस को नॉर्मल करता है और फिर अपनी आंट से बात करता है तो उसकी आंट में भी जान सी आ जाती है और वो उससे कहती है कि तुमने इतनी देर क्यों लगा दी कॉल उठाने में, कहीं तुम बिजी तो नहीं हो। तो लिनफी कहता है कि मैं बस अभी अभी फ्री हुआ हूँ। तो उसकी आंट कहती है कि चलो कोई बात नहीं, मैंने बस आज नया साल था तो सोचा कि तुम्हें फोन करके न्यू ईयर की विश कर दूं। तो लिनफी कहता है कि हाँ आज नया साल है, मुझे पूरा यकीन है कि आज आपने बहुत ही मजे मजे के खाने बनाए होंगे, खास तौर पर वो सारी डिशेस जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद हैं। ये सुनकर उसकी आंट हंसने लगती है और कहती है कि तुम्हें इतना ही पसंद है तो फिर तुम आ क्यों नहीं जाते। ये सुनकर लिनफी के कदम रुक से जाते हैं। वो अपने घर की तरफ पलट कर देखता है। उसका दिल चाह रहा था कि वो फौरन से अपने घर चला जाए और अपनी आंट के साथ बैठकर खाना खाए, मगर उसकी मजबूरियां उसके कदम रोक देती हैं। और फिर उसकी आंट कहती है कि अच्छा ठीक है, तुम अपने भाई से बात करो। तो लिनफी का वो भाई उससे कहता है कि ब्रदर कैसे हो तुम, क्या तुम इस वक्त घर के आसपास कहीं मौजूद हो। ये कहते हुए वो खिड़की से झांकता है तो लिनफी उसे वहाँ पे नजर नहीं आता, मगर फिर बाद में लिनफी उससे कहता है कि मैं इस वक्त ट्रेनिंग कैंप में मौजूद हूँ। ये कहते हुए उसका भाई कहता है कि ब्रदर आज न्यू ईयर है, मैंने सोचा था कि आज तुम हमारे साथ रहोगे, अगर तुम्हें छुट्टी मिले तो तुम फौरन से चले आना। ये सुनते ही लिनफी फिर से चौंक जाता है। उसका बहुत जी चाह रहा था कि वो फौरन से अपने घर चला जाए, मगर लिनफी के चुप हो जाने की वजह से उसकी आंट उसके छोटे भाई से फोन ले लेती है और कहती है कि तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, वो वहाँ से वापस कैसे आएगा, उसका इंस्ट्रक्टर उसे कहाँ छोड़ेगा। मैंने टीवी पर देखा था कि इंस्ट्रक्टर बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। वो लिनफी से कहती है कि तुम्हारा इंस्ट्रक्टर वो तुम्हारे साथ ज्यादा सख्ती तो नहीं करता। तो लिनफी कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं, असल में मुझे बेस्ट सोल्जर का अवार्ड मिला है। ये कहने के बाद अचानक लिनफी की बॉडी से एक बॉल बाहर निकलती है जो कि सीधा ऊपर की तरफ जाती है और लिनफी अपनी आंट से कहता है कि हैप्पी न्यू ईयर। ये कहने के साथ ऊपर आसमान में एक जोरदार आतिशबाजी होती है, जिस पर उसकी आंट भी उससे कहती है कि हैप्पी न्यू ईयर। और फिर लिनफी को फील होता है कि जैसे उसकी पावर्स वो दोबारा से रिस्टोर हो गई हैं। वो अपनी पावर्स को जैसे एक्टिवेट करता है तो हम देखते हैं कि किंग ऑफ एंजल की पावर, साथ में गॉडेस ऑफ नाइट की पावर और मर्लिन की मैजिक पावर भी एक्टिवेट हो चुकी होती है। अब लिनफी तीनों पावर्स को एक साथ यूज कर सकता है। और दूसरी तरफ फिर हमें दिखाया जाता है कैप्टन को। लिनफी उसे हैप्पी न्यू ईयर का मैसेज भेजता है तो दूसरी तरफ से कैप्टन भी उसे हैप्पी न्यू ईयर कहता है। और इस तरफ हम लोग देखते हैं कि बाइली इंस्ट्रक्टर युवान के साथ सेल्फी ले रहा होता है। और थोड़ी देर के बाद हमें दिखाया जाता है कि लिनफी के घर के बाहर पुलिस पहुंच जाती है और वहां पे मौजूद उन सारे के सारे किलर्स को अरेस्ट कर लेती है। और हमें फिर जियांग की आवाज सुनाई देती है। वो कहता है कि मेरा भाई वो सबसे बिल्कुल अलग है, मुझे लगता था कि शायद वो
थोड़ा सा अजीब है, मगर मुझे बाद में पता चला कि मैं उसके जैसा बिल्कुल भी नहीं बन सकता। वो जो कुछ फील करता है वो उसे हमारे सामने बोल नहीं पाता, मगर वो हम लोगों की बहुत ज्यादा केयर करता है। वो बाहर से थोड़ा सा सख्त लगता है, मगर उसका दिल वो बहुत ही ज्यादा नर्म है। अपने भाई के बारे में जानकर मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मेरा भाई मेरे लिए एक गिफ्ट से कम नहीं। ये कहने के साथ वो अपने स्कूल का ऐसे कंप्लीट करता है और सब लोगों से कहता है कि ये थी मेरे भाई की कहानी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही खत्म हो जाता है और इसी के साथ ये सीजन 1 भी कंप्लीट हो जाता है। इसका सीजन 2 जब भी आएगा मैं इसे जरूर एक्सप्लेन करूंगा।